Again, good morning to everyone. Good morning, sir. Good morning, each and everyone. to everyone. Good morning, everyone. Good morning. So today our topic is power of financial discipline, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी लोग फाइनेंस क्रिएट करने के चक्कर में फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही भूल जाते हैं। क्योंकि रियल मायने में फाइनेंशियल डिसिप्लिन इतना ज्यादा जरूरी है कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनेंस क्रिएट करना जितना इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि पैसे के प्रति अगर हमारा डिसिप्लिन नहीं होगा, हमें किन चीजों को ध्यान रखना है। पैसे कमाने के दौरान में हमने बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, और रियल मायने में ये ईच एंड एवरीवन सबके लिए जरूरी है, इंक्लूडिंग मी एज वेल, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम सब बहुत सारी गलतियां करते हैं, ठीक है ना, और बड़े होकर भी करते रहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज का ये टॉपिक आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े लेवल पे एक वैल्यू एड करेगा। सो आज हमारे जो एक स्पीकर है मिस्टर आशीष, जो कि बहुत प्रोफेसर है पहले से, आज इस टॉपिक को लेंगे, ठीक है। सो आशीष, ओवर टू यू, प्लीज। Thank you, Rohit sir. Thank you for providing such wonderful opportunity and to connect with such wonderful people. तो जैसे अभी रोहित सर ने बताया कि फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसका एक अपना ही प्लेस है। आई रिमेम्बर मुझे फर्स्ट थिंग जो हिट की थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, व्हेन अभी मुझे दो तीन साल हुए थे अपना करियर स्टार्ट किया एज अ टीचर, एंड मुझे चांस मिला एक यूनिवर्सिटी विजिट करने का, वो MBA इंस्टीट्यूट था। तो वहां पे जाके एक डिस्कशन ऐसा ही चल रहा था कि ये जो टीचर है यहाँ पे जो ये पढ़ा रहा है, ये बात मैं आपको 10 साल पहले की कर रहा हूँ, कि इसकी 50,000 सैलरी है। 50,000 काफी अच्छी सैलरी थी 10-12 साल पहले। और 50,000 जो वो टीचर की सैलरी है, और वो MBA के बच्चों को पढ़ा रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि वो जो बच्चे MBA में एडमिशन ले रहे हैं, उनका जो ड्रीम है वो है किसी का 15 लाख, किसी का 20 लाख, 25 लाख पैकेज साल का कमाना। लेकिन उस टाइम पे अगर हम टीचर को देखें तो जो उसका पैकेज है 50,000 के हिसाब से वो 6 लाख का हुआ। तो ये डिस्कशन हमारे माइंड में आया कि हाउ कम एक 50,000 रुपए कमाने वाला बंदा जो 6 लाख रुपए साल का कमा रहा है, वो 4 गुना ज्यादा 25 लाख रुपए साल का कमाने वाला कैसे पढ़ा सकता है? और अगर वो पढ़ा सकता है, उसको पता है कैसे बनाना है, तो वो 60,000 वाली जॉब क्यों कर रहा है? वो खुद 25 लाख क्यों नहीं कमा रहा? और अगर वो नहीं बता सकता क्योंकि वो खुद 6 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, तो हम उससे पढ़ क्या रहे हैं? तो ये बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट जो था, आई होप कि ये शायद मैं आपको ट्रिगर कर पाया हूँ। इस एग्जांपल को शेयर करने के पीछे मेरा आपसे पर्पस ये है कि डजंट मैटर हमारी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो क्या रही है। वी मे हैव बिलोंग टू आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम, बट जो फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे को मिलनी चाहिए वो हमारे को किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं मिल सकती। ये हमें समझना पड़ेगा। हमें किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूट से एक्चुअल फाइनेंस, क्योंकि जो टीचर है वो खुद एक सैलरीड एम्प्लॉयड है, और अगर उसको फाइनेंस क्रिएट करना और बिजनेस डेवलप करने के बारे में पता है तो वो खुद क्यों नहीं कर रहा? तो इस तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए वी आर थैंकफुल कि हमारे बीच में रोहित सर जैसे लीडर है, मनीष सर जैसे लीडर हैं, जिन्होंने खुद अपने एक्सपीरियंस से किया है, और यही वो प्लेटफॉर्म है जहां आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। वित्तीय अनुशासन। कोई भी अच्छा बिजनेसमैन हर चीज को करने के लिए वित्तीय अनुशासन का पालन करता है। पाउला वैगनर। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल तो डिसिप्लिन मस्ट है, इसके बिना कोई बिजनेस नहीं चल सकता। मैं हमेशा ही वित्तीय अनुशासन की सफलता के सोपान के लिए एक अलग गुण के तौर पर रखता हूं, क्योंकि मैंने वित्तीय अनुशासन के अभाव में बड़े बड़े करियर को समाप्त होते देखा है। डजंट मैटर आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में भी हैं चाहे, एंड डजंट मैटर आपका टर्नओवर कितना भी है। दीपक सर कहते हैं यहाँ पे कि बड़े बड़े बिजनेस मैंने खत्म होते देखे हैं विद इन मंथ्स, जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपका बिजनेस छोटे से बड़ा हो जाएगा, बड़े से छोटा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। अगर इस एरिया को सही से नहीं संभाला गया तो स्थिति बिगड़ सकती है, और इससे बिजनेस भी खतरे में जा सकता है।
वॉरेन बफे जो हमारे फेमस इन्वेस्टर हैं, वर्ल्ड के रिचेस्ट, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं खर्चने के बाद जो बचता है उसे ना बचाए, पर बचाने के बाद जो बचता है उसे खर्च करे। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारा जनरली सैलरीड एम्प्लॉय जब हम होते हैं तो हमारा क्या माइंडसेट रहता है कि चलो ये सैलरी, सपोज मेरी 60,000 सैलरी आई और मेरा इस महीने का 45,000 खर्चा हो गया, तो मेरे 15,000 जो है वो मैंने सेव कर लिया। आई फील गुड अबाउट इट कि चलो 15,000 जो है वो मेरा इस महीने का सेविंग हो गया। लेकिन वॉरेन बफे कहते हैं कि ये नजरिया गलत है सेव करने का, कि आपने अपना खर्चा कर दिया पहले, अब आपने 15,000 सेव कर लिया, अगले महीने हो सकता है आपका 50,000 खर्चा हुआ था तो आपने 10,000 सेव किया। तो ये तरीका नहीं है सेविंग का। वॉरेन बफे कहते हैं कि आप अपनी इनकम में से पहले सेविंग कर दे। सपोज मैंने सोच लिया कि मुझे 60,000 में से सपोज अगर मुझे 25,000 सेव करना, तो मैंने 25,000 पहले सेव कर दिया। देन जो मेरे पास बचा, 35 बचा, 40 बचा, जो भी मेरी सैलरी है, उसमें से मैं अपना खर्चा प्लान करूं, ना कि खर्चा अपनी मर्जी से हो और जो सेविंग है वो उस खर्चे पे डिपेंड हो। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको, कि हमें खर्चा अपने आप निकल के बची हुई सेविंग सेव नहीं करनी, हमें अपना सेविंग वाला स्टेप पहले रखना है और बचे हुए में से हमें फिर खर्च करना है सेविंग के बाद। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो लोग भी आते हैं वह किसी व्यवसाय की पृष्ठभूमि वाले नहीं होते। देखो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि व्हेन यू एंटर इन दिस बिजनेस तो आप अपनी ट्रेडिशनल वर्किंग में या ट्रेडिशनल बिजनेस में आप ऑलरेडी टॉप पे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। टॉप पे बहुत कम लोग होते हैं। हम हो सकता है हम मैनेजर लेवल पे हैं या हम एम्प्लॉय लेवल पे हैं, किसी भी लेवल पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है कि हम इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझें। क्योंकि मैं अगर अपना एग्जांपल लेके सबसे अच्छा बताता हूँ आपको, सपोज आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, आई एम गेटिंग 60,000 सैलरी। तो जो मेरा ओनर है वो तो सालाना 5 से 6 करोड़ कमा रहा है। उसको उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज है वो मेरे से कई गुना ज्यादा होगी, बिकॉज ही इज एट द टॉप लेवल। वो मालिक है, उनको सारा फाइनेंस मैनेज करना है। मुझे अगर उतनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं भी होगी तो काम चलेगा, क्योंकि मुझे तो सैलरी मिल ही जानी है। लेकिन उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग से एंटायर स्कूल का टर्नओवर डिसाइड होना है, सबकी सैलरी डिसाइड होनी है, इंक्रीमेंट। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इसके अंदर तो महारत हासिल करनी ही पड़ेगी। बिजनेस के हर स्टेज में आपको वित्तीय अनुशासन की अच्छी जानकारी की आवश्यकता होगी। नीचे बेहतर वित्तीय मैनेजमेंट के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, कृपया इन पे अमल करें। लेट अस सी, देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। पहले कुछ महीनों की आय नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। शुरुआत में आप जब इस बिजनेस को अपनी मौजूदा जॉब या प्रोफेशन के साथ चलाते हैं तो इस बिजनेस से कमाई गई सारी आय आपकी अलग आय होती है, क्योंकि अभी हमारे खर्चे जो हैं वो इस पे डिपेंड नहीं है। हम शुरू में एज ए पार्ट टाइमर आए हैं और हमारी एक्चुअल जो खर्चे हैं वो हमारी रूटीन जो प्रीवियस जॉब है या बिजनेस है उससे चल रहे हैं। क्योंकि आप अपने मौजूदा खर्चों को अपनी मौजूदा आय से चला रहे हैं तो आपका ये जो कमाई है ये एक्स्ट्रा है। हाँ, बिजनेस पर कुछ खर्चे जरूर होंगे, पर जो पैसे बचेंगे उससे एक फंड बना लें, जिससे आपको तब बहुत मदद मिलेगी जब आप इसे एक फुल टाइम करियर बनाने का निर्णय करेंगे। तो बिजनेस स्टार्ट करते ही मैंने अपनी जो रूटीन इनकम मेरी चल रही थी उस वो एक अलग बैंक अकाउंट में है, और जो नेटवर्क मार्केटिंग वाला मेरा पैसा है वो मेरा एक अलग बैंक अकाउंट में मैंने एनईएफटी किया है, ताकि मुझे एक हिसाब रहे कि ये पैसा मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से आया है और वो मेरा रूटीन वाला चल रहा है। वो मिक्स होके ना कई बार आपको पता नहीं चलेगा कि फिर कितना आपकी रूटीन इनकम से आया, कितना बिजनेस से आया। तो अगर ऐसा कर पाए तो बहुत अच्छा है। एक फंड अलग बनाने की इन्होंने बात की है। आई थिंक ए बैंक अकाउंट विल ऑल्सो सर्व द पर्पस, तो उसमें हमारे को हिसाब रहेगा थोड़ा सा। दूसरा पॉइंट है प्रोग्राम। बिजनेस में ट्रेनिंग प्रोग्राम एक खर्च है जो आपके स्वयं के विकास के लिए जरूरी है। तो ये जो है ना, ये शुरू में सबके मन में आता है। जब शुरू में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से हमें इनकम नहीं आ रही होती, उस टाइम पे हमारे को इवेंट का छोटा खर्चा भी ना बड़ा लगता है कई बार, कि अगर 200-300 रुपए अगर एंट्री है डिस्ट्रीब्यूटर की या ट्रेनिंग प्रोग्राम है कोई 700-800 हज़ार रुपए तक का, तो शुरू में चुभता है अंदर कहीं ना कहीं। मैं एक्सेप्ट करूंगा इसको, अभी आप चाहे लाख मना करें, पर शुरू शुरू में सबको चुभता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा विजन क्लियर नहीं होता। ये उस एक छोटे बच्चे की तरह समझो ना, जो 1 रुपए का लॉलीपॉप लेके खुश हो जाता है और उसको पता चले कि मेरी हजारों रुपए फीस भरी जा रही है, तो वो तो बोलेगा ना कि तो पागलपन है, तो उसको वैसे ही पसंद नहीं है स्कूल जाना, ऊपर से पैसे दे के जाएगा। लेकिन उसको बाद में रियलाइज होता है। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये भी एक इसी तरीके का खर्च है,
जो हम अपने लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, और ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है जिससे आप एक बेहतर व्यक्ति बनेंगे। और ये प्रोग्राम ही है जो आपको बिजनेस में अपार सफलताएं देंगे और कई गुना लाभ आपको इसका मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात देखो क्या उन्होंने बोली आगे, कि वैसे तो सभी प्रोग्राम वैकल्पिक है, हमारा किसी से कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है कि नेक्स्ट इवेंट में फॉर एग्जांपल विनय जी आएंगे नहीं आएंगे, या तनु जी आएंगी नहीं आएंगी, मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, ये हम सबकी चॉइस है। यहाँ पे हमारा कोई वैसे बॉस वाला जो डंडा है वो नहीं है यहाँ पे कि आपकी सैलरी काट ली जाएगी, आप नहीं आएंगे। तो सारे प्रोग्राम वैकल्पिक है, ये फ्रीडम भी है, लेकिन अगर समझें तो ये जिम्मेदारी भी है सबसे बड़ी। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं स्कूल के बाद ग्रेजुएशन में और हॉस्टल में रहते हैं, पीजी रहते हैं, हम फ्री होते हैं, तो एक बार को तो हमें बड़ा मजा आता है कि भाई हम सारी चीजें हमारी मर्जी से चलेंगी, हम कॉलेज जाए ना जाए, घर वालों को क्या पता छुट्टी लगेगी, आज घूमने चले जाए, मूवी देखने चले जाए। तो कॉलेज जाना वैकल्पिक होता है कि भाई हाँ हमारा दिल करेगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो वहीं हम सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी सीखते हैं। तो ठीक इसी तरीके से सारे प्रोग्राम वैकल्पिक हैं, लेकिन हम इनको वैकल्पिक ना समझें, हम इनको अगर इनकी इंपॉर्टेंस समझे तो हम मैच्योर हो गए इसका मतलब इस बिजनेस में, और ये बिजनेस में हम आगे ग्रो करेंगे। पर उस पर हो रहे खर्च को मत देखिए, यह एक प्रकार का निवेश है जो आपके आने वाले दिनों में अधिकतम रिटर्न देगा। कभी कभार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बाहर के ट्रेनरों के किसी प्रोग्राम में शामिल हो। हाँ, ये एक मतलब अच्छा पॉइंट है कि हमारा तो वैसे मुझे लगता है कि इतना हमारे जो रोहित सर हैं उन्हीं को दूसरे लोग एज ए ट्रेनर इनवाइट करते रहते हैं, तो वी आर लकी इन दैट सिनेरियो ऑल्सो। आई थिंक जिन कंपनीज में कई बार इतना अच्छा कोई लीडरशिप अगर प्रेजेंट नहीं भी है, तो आई थिंक उन लोगों को भी इस पॉइंट से बहुत हेल्प मिलेगी कि अदरवाइज भी अगर कभी कोई रैंडम मौका मिले तो किसी ना किसी अच्छे लीडर को, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि कोई सेमिनार हो रहा है जो अगर हमारी कंपनी से ही कोई लीडर नहीं है, कोई दूसरी भी कंपनी के है, जैसे धीरज महेश्वरी जी है या दीपक बजाज जी का मान लो कोई सेशन हो रहा है कहीं पे, हमें वो सुनने का मौका मिलता है, या उज्जवल पाटनी जी का कोई सेशन हो रहा है वो हमें सुनने का मौका मिलता है, तो आई थिंक अगर हम वो अटेंड कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। और प्रोग्राम कोई वे नहीं है। सेकंड पॉइंट का एक ही पॉइंट आपके दिमाग में जाना चाहिए कि प्रोग्राम किया हुआ खर्चा कोई खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। दैट इज द एंटायर मीनिंग ऑफ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं दीपक जी? राजस्व बनाम लाभ। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की इनकम को, चाहे वो शुरू में कम है, डजेंट मैटर, आप इसको प्रॉफिट ना समझे अपना, क्योंकि प्रॉफिट अगर आप देखेंगे ना तो आपको हो सकता है शुरू में ये कम लगेगा बहुत, और वो आपको फिर कहीं ना कहीं उस तरफ ले जाएगा कि यार ये किस तरह का काम है जिसमें प्रॉफिट तो आ नहीं रहा, इससे ज्यादा प्रॉफिट तो एक छोटा सा सेल्फ एम्प्लॉयड ही कमा लेता है। हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि यार इससे तो अच्छा वो जो फास्ट फूड वाला काम कर रहा है बंदा, जो डोसा भी बेच रहा है, उसकी भी जो मंथली इनकम है आजकल वो लाखों में है, खाने का आप देख रहे हैं। तो कंपैरिजन हमारे मन में आता है, बट वो गलत है पैरामीटर, क्योंकि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग से जो इनकम आ रही है वो हमारा प्रॉफिट नहीं है। दूसरे बिजनेस से दूसरी जो हमारे को आ रही है खर्चे निकाल के, वो हमारा प्रॉफिट है, ये हमारी रॉयल्टी है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जो आता है वो आपकी रॉयल्टी है। जब एक ऑथर एक बुक लिखता है, उसकी जो मान लो पहले महीने सिर्फ 10 कॉपीज सेल हुई, तो हो सकता है उसको सिर्फ 1,000 रुपए या 2,000 रुपए रॉयल्टी आए, तो वो उसको अपनी सैलरी या प्रॉफिट से कंपेयर करेगा तो उस केस में वो बिल्कुल गलत होएगा, क्योंकि उसकी कल को जब हजारों कॉपियां बिकेंगी तब जो उसकी इनकम आएगी वो लाखों में आएगी, तब वो उसको एंजॉय करेगा। लेकिन शुरुआत रॉयल्टी की हमेशा थोड़े से होती है। तो ये इनकम हमारी नेटवर्क मार्केटिंग से प्रॉफिट नहीं है, ये हमारी रॉयल्टी है। आपने जो भी कमाया है उसे खर्च करना शुरू मत कीजिए। आप ये मत सोचें कि भाई मैंने थोड़ा सा कमाया है, क्या फर्क पड़ता है, सारा भी खर्च हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं से चीजें बननी और बिगड़नी शुरू होंगी। आप 1,000 कमाए, आप 10,000 कमाए, आप 50,000 कमाए, आप उसको एकदम से सारा खर्च मत करें। आप एक थोड़ा सा उसमें से, जैसे अपनी रूटीन इनकम में से हम सारे प्लानिंग करते हैं, आई थिंक हम जो अपना घर चला रहे हैं सारे, वो पहले ही बहुत अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं। यहाँ ये सिर्फ आइडिया देना चाहते हैं कि वैसे ही आप अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम को भी मैनेज करें। उसमें से कुछ खर्च जो है वो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अपना निकाल के रखें, आपके खुद के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे खर्च करने के लिए कुछ राशि आप जो है वो
फ्यूचर के एक्सपेंस के लिए बचा के रखें कि अगले 6 महीने में मैंने क्या पॉसिबल एक्सपेंसेस हैं जो मेरे पास आ सकते हैं। फिर जो बच गया, ये 2 चीजें निकालें सिर्फ आप। तो आपकी इनकम में से आप सबसे पहले अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए निकालें, जिसमें आपका इवेंट्स का आ जाएगा, आपका पर्सनैलिटी का आ जाएगा, जो हमने प्रीवियस पॉइंट्स पढ़े हैं। और दूसरा, अपने फ्यूचर जो नीड्स इस बिजनेस में आने वाली है, हमारी ट्रैवल कॉस्ट आती है इस बिजनेस में, हमारा और कई तरह की कॉस्ट आती है, हम अपनी टीम को लेके चलते हैं, उनके साथ कई बार रूटीन खर्चे आते हैं छोटे मोटे। तो ये 2 खर्चे अगर आप निकाल दें तो बाकी जो है फिर वो आपका प्रॉफिट है। आप चाहे जैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल फिर मैटर है। यहाँ तक कि एक स्मार्ट दुकानदार भी पहले अपना किराया निकालता है और फिर अन्य खर्चे चुकाकर जो बचता है फिर वो घर ले जाता है, वो उसका लाभ होता है। तो ये बिजनेसमैन रवैया है, यही हमें नेटवर्क मार्केटिंग में अपनाना चाहिए। प्लानिंग, प्रोग्राम और इवेंट। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, आपकी भूमिका एक प्रतिभागी से एक इवेंट आयोजक के रूप में बदलती जाती है। अगर आप एक अच्छे ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम वाली एक प्रोफेशनल टीम से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए इवेंट्स आयोजित करेंगे। पर जैसे जैसे आप इस बिजनेस में बढ़ते जाएंगे, आपको इस बिजनेस के कई गुना बढ़ने के लिए विभिन्न इवेंट आयोजित करने होंगे। इस बात का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा ये मॉर्निंग सेशन है जो चल रहा है 6 AM क्लब, कि आप देखें कि कैसे पहले हम इसके अंदर सिर्फ पार्टिसिपेंट्स थे और कैसे अब हम सारे खुद ही इसके अंदर कहीं ना कहीं इवेंट ऑर्गेनाइज की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो यही बिजनेस में होगा। शुरू में हम जिन प्रोग्राम्स को एज ए गेस्ट अटेंड कर रहे हैं, हमने उन्हीं प्रोग्राम्स को एज ए ऑर्गेनाइजर भी अटेंड करना है, हमें उन्हीं को ऑर्गेनाइज भी करना है। तो जब आप इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने एक्टिव अपलाइन से मीटिंग करके जो भी यथासंभव खर्चे हैं या जो कई बार ऑन स्पॉट खर्चे आ जाते हैं, उन सब के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। बिना डिस्कस किए हम इवेंट करेंगे तो हो सकता है कई खर्चे ऐसे जो हमें पता नहीं होंगे वो हमारे सामने आएंगे, तो हो सकता है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग गड़बड़ा जाएगी। और मुझे लगता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी एक बंदे को बिना एक्टिव अपलाइन की इन्वॉल्वमेंट के अकेले एकदम से कोई प्रोग्राम जबरदस्ती करना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, कि हम मिलकर करेंगे। और किसी भी प्रोग्राम में किसी के लिए भी कोई वित्तीय नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर कभी खर्चा नहीं आना चाहिए। ये हमेशा डिवाइड होना चाहिए, हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज ने डुप्लीकेट हो जाना है। अगर 1% आज कोई पर्सन जो अपलाइन है और वो थोड़ा लालची हो जाता है और अपने डाउनलाइन पे कोई खर्चा ज्यादा डाल देता है, तो उसको ये याद रखना चाहिए कि ये चीज डुप्लीकेट हो जाएगी और उसके बिजनेस के लिए बड़ी खराब हो सकती है। तो बिगिनिंग से ही हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम लंबा चलेंगे, हमें लंबा खेलना है ना। वो कौन सी सेइंग है, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, बट इफ यू वांट टू गो लॉन्ग गो टुगेदर। तो हमें अकेले तो हम भाग ही रहे थे अपने पर्सनल करियर में, अपने पर्सनल प्रोफेशन में, जितना तेज भाग सकते थे भाग रहे थे। लेकिन इसमें अब हम आए हैं, इसमें हम साथ चलेंगे और लंबा चलेंगे। इसके अलावा हमेशा हर प्रोग्राम के लिए एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनानी चाहिए। ये चीज मनीष सर के अंदर भी इतनी कूट कूट के भरी है, मैंने देखी है कि एक टीम बनती है जो लीडर्स जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, जिससे 4 या 5 जो भी हैं, और फिर वो उसके अंदर अपना सारा खर्चा जो है उसका हिसाब रखते हैं। किसी ने कुछ भी किया, किसी पर्सन ने बैनर का हिसाब लिया, किसी ने ऑडियो सिस्टम वाले को दिया, किसी ने वेन्यू बुक किया, और वो सारे फिर बाद में इक्वली डिवाइड हो जाए। और आपकी विश्वसनीयता एवं करोड़ों रुपयों की रॉयल्टी कुछ हजार रुपयों के लिए खो नहीं सकते। तो सोचिए, जो इन फ्यूचर आपको करोड़ों रुपए वाली इनकम आने वाली है, उसके लिए अगर हमने अभी ये जो कुछ हजार वाला खर्चा है हमारा, इवेंट्स अटेंड करना, इवेंट ऑर्गेनाइज करना, उसमें कंट्रीब्यूट करना, तो हम उस करोड़ों रुपए की इनकम के लिए इस हजारों रुपए वाली इनकम को कभी हम जो है खर्चे को नहीं देखेंगे। अपनी बाद की इनकम, बड़ी इनकम के लिए शुरू के। कार्तिक ओब्रोए जी हैं हमारे बीच में, इन्होंने हैंड रेज किया है। सर अभी हम आपसे फीडबैक लेंगे, सभी से फीडबैक लेंगे, बल्कि जैसे ही अभी हम इसको फिनिश करेंगे, दैट इज हाउ वी आर गोइंग नाउअडेज। तो चौथा पॉइंट है हमारा घूमना, टीम मीटिंग एवं अन्य बिजनेस खर्च। तो आपको पता है कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो इसमें जो खर्चा है उसमें घूमने का एक बहुत बड़ा हाथ है, टीम मीटिंग्स का है, और कुछ अन्य खर्च भी होते हैं। तो
अपने शुरुआती दिनों में आप अपना बिजनेस अपने शहर में ही करें। ये सबसे कन्वीनियंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें क्यों जो है स्टार्टिंग में ही बहुत दूर दूर जाना है। व्हेन यू आर अ स्टार्टर इन दिस बिजनेस, आपके पास सबसे अच्छा एरिया है आपका लोकल एरिया। फ्रेंड्स फॉर्मूला अगर हम देखें तो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव हैं जो लोकल हैं, आपके नेबर हैं, आपके इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड हैं, एम्प्लॉइज हैं, तो ये सारे आपको आपके लोकल रेडियस में मिलेंगे। आई थिंक लेस देन 10 किलोमीटर में आपको आपका लोकल सर्कल मिलता है। तो धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आप अपनी लोकल प्लेस पे एक अपनी टीम बना लेंगे, तो उसके बाद फिर बाहर की जगहों में आप उस टीम को विकसित करने के लिए जा सकते हैं। दैट इज हाउ वी ग्रो। जब आप यात्रा करते हैं तो यह एक बिजनेस एक्सपेंस होता है, बिजनेस वे होता है, क्योंकि जैसे ही आप अपने शहर से बाहर जाना शुरू करते हैं तो फिर आपके साथ खर्चा जुड़ जाता है। पहले कुछ हफ्तों में नए शहर में टीम बनाने के लिए घूमने से आपने जितना कमाया होता है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। बिल्कुल सच बात है और हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और उन्होंने भी बिल्कुल साफ तौर पे बताया, दीपक बजाज जी ने भी, कि अगर आप अपने शहर से बाहर बिजनेस करते हैं तो शुरू के कुछ हफ्ते में हमारा खर्चा हमारी इनकम से ज्यादा होता है, बट दैट इज फाइन। दैट मीन्स वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। अगर हम बाहर जाने के लिए खर्चा कर रहे हैं और वो हमारी इनकम से ज्यादा भी है, तो ये इस इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। इसलिए कृपया इन कारणों से नए शहर में बिजनेस बनाना ना रोके। यह भी एक प्रकार का बिजनेस निवेश है, एक इन्वेस्टमेंट ही है। तो अभी मुझे लगता है कि हर कोई बंदा अपना ये डिसीजन अपनी पर्सनल ग्रोथ और डिसीजन के हिसाब से थोड़ा प्रीपोन या पोस्टपोन कर सकता है। अभी जैसे एट 10 सेल्स व्हेन आई एम हैविंग बाय 3 रैंक, अभी मेरे को जो मेरे रिलेशन कई बहुत क्लोज है वो दूर भी हैं। जैसे सिरसा यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है जहां से मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो अभी आई एम प्लानिंग कि मैं नेक्स्ट वीक वहां पे जरूर विजिट करूंगा, क्योंकि बाहर जाके जो बिजनेस डेवलप करना है ना, उसका रिस्पॉन्स एक अलग ही है। हम अपने शहर से बाहर जाते हैं ना, सामने वाला पर्सन का एटीट्यूड डिफरेंट होता है। वो हमें रिस्पॉन्सिबली अटेंड करता है, उसको पता है सामने वाला बंदा दूर से है। लोकल कई बार हमारे अपॉइंटमेंट थोड़े पोस्टपोन हो जाते हैं, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। तो ये अपनी एडवांटेजेस है बाहर बिल्ड करने की। तो कभी कभी आपको अपना कुछ पैसा अपनी टीम के लिए भी लगाना होता है, जैसे कॉफी, लंच, ट्रैवलिंग। यह बिजनेस का एक व्यय है और यह बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। आपने जिस टीम के साथ लंबा चलना है, आप उस टीम के साथ जब तक बॉन्ड नहीं बना रहे, दिल से आप एसोसिएटेड नहीं है, आप उन छोटे छोटे खर्चों के लिए अगर वहां पे कंजूसी दिखाएंगे, सोचिए आपने अपनी कितनी अमूल्य छवि जो उनके मन में आपकी एक्चुअल में थी वो खराब कर लेंगे, है ना। जैसे हम अपनी फैमिली के साथ जाते हैं किसी ट्रिप पे, तो हम अपनी फैमिली को कहीं पे रुकते हैं तो खर्च करने के लिए पैसे हम उनको नहीं देखते, वो हम जिम्मेदारी लेते हैं, आगे हम लीड करते हैं। तो ऐसे ही ये जो परिवार आपका नेटवर्क मार्केटिंग का है, इसमें जो आपकी टीम है, जब आप उनके साथ कहीं जाए तो वो मुखिया वाला रोल, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाएं। पांचवा पॉइंट क्या है कि कोई नई कार या कोई नया लग्जरी सामान अगर हमें खरीदना है जो हम अपने बिजनेस की इनकम में से खरीदना चाहते हैं, तो हमें उसको एक बार अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बंदा सिर्फ दिखावे के लिए खर्चा करता है और अपनी इनकम से मैच करता हुआ खर्चा नहीं करता, उससे बहुत ज्यादा बड़ा खर्चा अगर वो कर देता है, तो फिर आप मुश्किल परिस्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस में हमने समझा है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हमारी मेंटल स्टेट। अगर हम एक अच्छी मेंटल स्टेट में है तो हम इस काम को अच्छा करते हैं। और कोई एक्स्ट्रा खर्चे का बर्डन अगर हमने अपने सर पे डाल लिया तो हमारा सारा टेंशन और फोकस वहां चला जाएगा, और फिर बाकी सारी चीजें हमारे अंदर होते हुए भी हम इसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने एक्टिव अपलाइन से डिस्कस किए बिना आप, या अपनी पिछले 6 महीने की इनकम को एनालाइज किए बिना आप अपना कोई भी जो है वो खर्चा ना करें। तो अभी इसका रीसेंट एग्जांपल यही है कि लास्ट वीक जो मैंने अपनी नई कार ली है, तो आई थिंक पिछले 4 महीने पहले से मैंने अपने अपलाइन से डिस्कस करना शुरू कर दिया था, और उनसे अपना प्रॉपर सारा डिस्कस करके और उनसे ग्रीन सिग्नल मुझे मिला, उसके बाद ही मैंने फिर ये स्टेप लिया। क्योंकि वो कोई बड़ी बात नहीं है लेना, बट पॉइंट ये था कि आपके आपके एक्टिव अपलाइन आपकी आने वाली इनकम का एक और आपके एफर्ट को देख के आपको एक बेटर आइडिया दे सकते हैं कि यस दिस इज द टाइम यू कैन गो फॉर दिस स्टेप। तो ऐसा ही हमें करना चाहिए। 6th पॉइंट है लोन। और आजकल हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से बैंक की सर्विसेज चल रही हैं, लोन पहले से कई गुना आसान हो गया लेना।
आपका अगर किसी भी अच्छे प्राइवेट बैंक में लोन है और आपके अकाउंट में ठीक ठाक से बैलेंस पड़ा रहता है और सैलरी रेगुलर आ रही है आपकी, तो वो आपको बार बार फोन करते रहते हैं, ये लोन ले ले, वो लोन ले ले, तो लोन लेना बहुत आसान हो गया। इस बिजनेस की किसी भी स्टेज पर दो तरह के लोन कभी ना ले। 6th पॉइंट हमें बता रहे हैं वो। सबसे पहला, किसी लग्जरी या गैर जरूरी निजी उपभोग के लिए उच्च ब्याज दर पर लोन। कोई भी पर्सनल लग्जरी के लिए, पर्सनल काम के लिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोन कभी ना ले। पहले से ही अपनी खरीदारी प्लान कर ले। जब शुरुआत में बिजनेस बन रहा होता है तो अस्थिर होता है। कई बार हो सकता है किसी बंदे को 2-3 महीने इनकम अच्छी आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2-3 महीने जो उसकी इनकम आए वो उतनी ही खर्चों की लायबिलिटी अपने ऊपर डाल ले। अगर सपोज अगले 2-3 महीने वो डाउन हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अपने अनुमानों में यथार्थवादी बने और लोन के लिए अपने एक्टिव अपलाइन से परामर्श लें। आपके बिजनेस को आपकी 100% प्रतिबद्धता शारीरिक एवं मानसिक रूप से चाहिए। कोई गलत वित्तीय जो निर्णय है वह आपका सारा समय एवं ध्यान गैर जरूरी कारणों में ले जाएगा, जैसा अभी हम डिस्कस कर चुके। तो शुरुआत के कुछ दिनों में किसी भी तरह के लोन से बचे। 7th पॉइंट हमारे को क्या बताते हैं दीपक जी, कि अब ये हमारे को आगे की स्टेज के बारे में बताते हैं। अभी हमने डिस्कस किया इनिशियल स्टेज में, फिर थोड़ा सा ग्रो करेंगे, आउट ऑफ सिटी जाएंगे। अब जब आपका बिजनेस डेवलप हो चुका है, नाउ यू आर गेटिंग वेरी गुड रिटर्न। अब आपको पैसा, इनकम जो है नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा आ रहा है। तो जब आप खूब पैसा कमा रहे हो तो निवेश शुरू करें। तो जब आपके पास आपके खर्चे से ज्यादा इनकम आनी शुरू हो जाएगी, तब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपका बिजनेस बढ़ रहा हो और आप खूब पैसा कमा रहे हो तो निवेश जरूरी है। फिर आप उसको ऑप्शनल ना रखें, फिर वो मैंडेटरी है। हमें एक अच्छी कार या अन्य लग्जरी चीज खरीदनी चाहिए, पर याद रखें कि कुछ पैसा बचाकर उसे निवेश भी करना चाहिए। अपने निवेश के लिए साप्ताहिक या मासिक रूप में कुछ पैसा अलग रख दें। हमारे दोनों ही एक्टिव अपलाइन मिस्टर मनीत पुरी एंड मिस्टर रोहित शर्मा से जब मैं मिला और मैं उनसे बातें कर रहा था, तो मुझे पता चला कि ये सिर्फ इनकम कमा के सिर्फ खर्चा ही नहीं कर रहे, इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मुझे भी एक विजन मिला कि यस, मुझे भी ऐसे करना है। ये नहीं कि हमने सिर्फ पैसा कमा लिया और अच्छा पैसा आ गया और फिर हम उसको खर्च कर दें, क्योंकि हमें उसे इन्वेस्ट भी करना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले, उन्हें सावधानी पूर्वक चुने। थैंक्स टू इनेजिक की हमारे एक्टिव अपलाइन से अच्छा फाइनेंशियल प्लानर हमारे को मिल ही नहीं सकता, तो हमें कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। हमारे अपने जो एक्टिव अपलाइन है वो हमारे बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर है, और उनसे निवेश के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार करें। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से आए तो ले ही रहे हैं, साथ साथ क्यों ना अपने पैसों को भी काम पर लगाएं। वित्तीय स्वतंत्रता एक अर्थ का अर्थ अपने दिलो दिमाग से स्वतंत्रता हासिल कर आपको जिंदगी की परेशानियों से आजाद करना है। स्यूजी ओरमैन की ये कोटेशन है। और इसके साथ ही हम इस आज के पॉइंट के अंतिम चरण की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि मेरा मैसेज लोगों तक क्लियर पहुंच रहा है। किसी को कोई एवरीवन इज एंजॉयिंग इट, आई एम जस्ट एंश्योरिंग। तो लास्ट में अब हमें क्या बताया जा रहा है कि हम यह बिजनेस वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए कर रहे हैं। ये हम सबका गोल है, फाइनेंशियल फ्रीडम ही हमारा अल्टीमेट गोल है नेटवर्क मार्केटिंग का। और हम इस तरह से ये बिजनेस सेट करना चाहते हैं कि बार बार जब यह स्थापित हो जाए तो हमें तब भी पैसे आते रहे। जब हम अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर मजे करें, आपने सही बिजनेस चुना है। और अन्य बिजनेस की तुलना में इसमें आपको जल्दी वित्तीय स्वतंत्रता मिल जाएगी। हालांकि आपको यहाँ तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, पर अगर आप मेरे द्वारा बताए गए वित्तीय स्वतंत्रता के इन 8 अमूल्य सिद्धांतों पर काम करेंगे तो ऊंचाई तक पहुंचने की यात्रा आसान हो जाएगी। कौन से 8 सिद्धांत? सबसे पहला, ये हमारी प्रॉफिट नहीं है, ये हमारी रॉयल्टी है। दूसरा, जो हमारे प्लानिंग प्रोग्राम इवेंट हो गया, और सॉरी मैंने ये तीसरे पॉइंट से बताना शुरू कर दिया। पहला हमारा था जो हमारी इनिशियल इनकम है उसे हमने कैसे खर्च करना है। दूसरा, हमारे प्रोग्राम पे क्या हुआ खर्चा हमारी इन्वेस्टमेंट है। तीसरा, हमारी इनकम को इनकम ना समझे, प्रॉफिट शुरू में, ये हमारी रॉयल्टी है। चौथा, हमारे घूमने, टीम मीटिंग और अन्य खर्चों का हिसाब हमें रखना है। पांचवा, कोई भी पर्सनल लग्जरी या कोई आइटम है खरीदने से पहले हमें अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर डिस्कस करना है। छठा, कोई भी लोन हमें अननेसेसरी नहीं लेना है। और सातवां,
जब हम बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो हमें उसे इन्वेस्ट जरूर करना है ताकि उस पैसे से पैसा बना सके। तो इन 8 अमूल्य सिद्धांतों पे अगर हम काम करेंगे तो ऊंचाई तक पहुंचने की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। अपने दिलो दिमाग अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाते रहे। सारी दुनिया जिन असीमित पैसों की कल्पना करती है उस वित्तीय अधिकता का आप पूरा मजा उठा पाएंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की तरफ से, सक्सेसफुल लीडर्स की तरफ से और अपनी तरफ से कि दिलो दिमाग से बनाते रहिए और हम सब बहुत जल्दी किसी बढ़िया डेस्टिनेशन पे इवनिंग में मीटिंग करते हुए मिलेंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि राकेश जी, वेद प्रकाश जी, विनय जी, हम सब इकट्ठे कैलिफोर्निया बैठे हैं बीच पे और अपनी इवनिंग एंजॉय कर रहे हैं। रवि शर्मा जी के साथ, अमित जी के साथ मैं देख पा रहा हूँ आज, और नोट कर ले आप आज मेरी बात, ठीक है सर? और ये पूरा होएगा जल्दी। विद दीज वर्ड्स मैं इजाजत लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली टू मी। वंडरफुल आशीष, थैंक यू आशीष। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यू हैव डिलीवर सच अ वंडरफुल सेशंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज के प्रति हमारी मानसिकता क्या है। यहाँ पर सबने जो चीज सुनी है, मैं सबसे जानना चाहूंगा कि कौन सा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा आशीष के द्वारा आपको क्लिक करा और जो आपको लगा, चाहे एक ही पॉइंट हो, कोई भी एक पॉइंट, क्योंकि अगर जो बोलेगा तो अल्टीमेटली वो व्यक्ति आने वाले समय में यहाँ पर कंप्लीट बोलेगा। इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट ही सही, चाहे एक लाइन ही बोले आप, लेकिन आपको जो चीज पूरी की पूरी कंप्लीट आशीष के इस सेशन से आपको क्लिक करी है, दिल और दिमाग के अंदर छुई है, तो आप प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर इट। इससे क्या होगा, हर एक इंसान को एक दूसरे को मैसेज मिलेगा। प्लीज। यस अमित जी। सर आशीष जी ने जो एक बात कही है ना कि जैसे हमारी इनकम अब जो हम कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, और जैसे हमारी दूसरी जैसे इनकम आने लगी, ऐसा नहीं है कि हमने वो इनकम के साथ में अपने खर्चे भी बढ़ा लिए, पता चला कि अगले महीने वो इनकम आई नहीं और खर्चे चुके तो हो गए। तो उससे क्या है, जो हमारा अभी फिलहाल चल रहा है उस पर भी फर्क पड़ेगा, और फिर उससे दूसरों से भी उधार लेना पड़ जाएगा। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी आशीष जी की, अपना खर्चा उतना ही रखो जितना है फिलहाल। वेरी गुड। तो यू जस्ट राइट डाउन दिस पॉइंट, आप अपनी डायरी में या अपने माइंड में कहीं भी फिक्स कर लो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ही के पॉइंट को डिस्क्राइब करूंगा कि यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर कोई पर्सन की इनकम कभी कभार एक महीने में बहुत ज्यादा आ जाती है, हो गई, लेकिन अगर एक महीने में इतनी ज्यादा आ गई तो फिर क्या करता है वो पर्सन, अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा लेता है, ठीक है ना, फिर बड़े लेवल पे। और उससे क्या होता है, इनकम आ गई तो माइंड में आता है अब भी आप, तो मैं बेसिकली कमिटमेंट मान लेता हूँ वो 12 महीने की, कोई चीज ले लेता है ईएमआई पर, वो महीने ही देते रहेगा, तो 2-3 महीने के बाद फिर बाद में कहीं ना कहीं उसको चैलेंज आ सकता है। इसीलिए उसको ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है ना, अदरवाइज वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। यस विनय जी, कि आज के सेशन से आपको क्या लगा कि कौन सा पॉइंट है जो वाकई में क्लिक करा? सर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसे बिना अपलाइन के डिस्कस की कोई भी, एक तो बड़ी लग्जरी कोई चीज ना खरीदें, दूसरी चीज की अननेसेसरी कोई लोन ना लें अपने ऊपर बर्डन डालने के लिए, कि कोई जैसे शोबिज होता है ना, दिखाने के लिए कई बार क्या होता है कि इनकम आनी शुरू हो जाती है। तो मैंने कई सारे एमएलएम्स में भी देखा कि वो दिखावे के लिए BMW ये वो फलाना निकाना परचेस कर लेते हैं, पर उसको मेंटेन नहीं कर पाते। तो वो एक बहुत जरूरी चीज है कि दिखावे के लिए कोई थोड़ी सी इनकम आई तो आपने अपने खर्चे सब आपने रिपीट किया, कि लोन लेकर के, बड़ा लोन लेकर के उसको एकदम से वो ना करें। और कोई भी चीज अपने अपलाइन से डिस्कस किए बिना आप मत चाहिए। अगर ऐसे किसी एक्सपेंस आपको जाना है तो पहले अपने अपलाइन को डिस्कस करने के बाद ही आप ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट में या किसी ऐसे खर्चे को आप तभी करिए जब आप अपने अपलाइन से डिस्कस करें, उसके बिना मत करिए। बिल्कुल सही कहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे पर्सन मुझे भी चीज कहते हैं, सर बलिनो से BMW पे आ जाओ, या मर्सिडीज पे आ जाओ, रोल्स रॉयस पे आ जाओ, ये ले लो, है सर मोबाइल लेना है OnePlus है सर, एप्पल ले लो, ठीक है ना। मैं कभी कभी सोचता हूँ क्यों सर, आप शो ऑफ होगा ना थे,
एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना असल में डूबता वही है जो शो ऑफ के बहाने पे काम करता है। वाई? एक्चुअली ट्रू मायने में अगर मान लो मेरे पास जो भी मैं कैरी कर रहा हूँ या जो भी इंसान कैरी कर रहा है, पैसा अर्न कर रहा है, वो बेसिकली वो अपने लिए, अब शो ऑफ क्या है, जरूरत से ज्यादा ओवर शो ऑफ वो कहीं ना कहीं हानिकारक। कुछ चीज रिक्वायरमेंट है, मैंने ऑफ कोर्स अपने घर को शिफ्ट किया, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ अ शो ऑफ, इट इज द नेसेसिटी। क्यों? क्योंकि मुझे बेसिकली वो चीज रिक्वायर्ड थी, राइट? आज की डेट में मेरे घर के यहाँ पर चाहे 10 बंदे आ जाए, चाहे 20 बंदे आ जाए, चाहे 50 बंदे आ जाए, गाड़ी बेसिकली मुझे पार्किंग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? नेसेसिटी है, राइट और रॉन्ग? अगर कोई पर्सन मेरे घर के यहाँ 15 पर्सन आ जाए, 20 पर्सन आ जाए, आई कैन बेसिकली डू द होम मीटिंग, नेसेसिटी है, राइट? तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रिक्वायर्ड है वो फाइन है। अब इस मोबाइल को बेसिकली मैं एप्पल में कन्वर्ट कर लूं, क्या फर्क पड़ जाएगा? या मैं बेसिकली गाड़ी को बेसिकली कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए जो चीज रिक्वायर्ड होगी तब रिक्वायर्ड होगी, लेकिन हर इंसान को अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को समझना है। कुछ इंसान का गाल लाल है, वो दूसरे का गाल देखते ही अपने थप्पड़ मार के लाल कर लेंगे, वो भी गलत है। इट इज नॉट अ गुड। मैक्सिमम नेटवर्कर फेल होने के छोटे छोटे कारण है, ये छोटे छोटे। उस पर्सन ने उस लेवल पे, मान लो एग्जांपल के तौर पे आज हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है, भवनीत ने 4A पे कौन सी गाड़ी ली है? ग्रैंड विटारा, राइट? बट मैं एक्चुअली किसी को एडवाइस नहीं करूंगा ऐसे 4A पे इस तरह से ले ले। क्यों? उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट और रॉन्ग? 4A पर पर्सन इंसान अपने बिजनेस को स्टेब्लिश कर रहा होता है। वो बहुत सारे पर्सन 4A है, जितना कमाया उतना चला जाए। रियल मायने बताऊं आपको, दिल से मेरे से पूछोगे, 6A तक आपकी जो इनकम आती है वो इनकम ना माने, वो इनकम जब आप कमा रहे होंगे उसी दौरान में वो आपकी इन्वेस्ट भी हो रही होगी, उस दौरान में अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है। 6A तक आपको अपने आप को लायक बनाना होता है। 6A बनने तक इन्वेस्टमेंट आने कर ऊपर लगा दो अपने। जो इन्वेस्टमेंट आती है अपने मेंटल डेवलपमेंट में लगाओ, जो इन्वेस्टमेंट आती है अपनी अपने एनवायरनमेंट पे लगाओ, उसको खूबसूरत बनाओ। जो इन्वेस्टमेंट आती है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स आती है वो इन्वेस्टमेंट आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यादा है तो अगर ज्यादा से ज्यादा है तो अपने घर को, जहां वो रह रहा है, एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए जिससे वो गुड फील फैक्टर कैरी कर सकता है, वो कर सकता है। एनवायरनमेंट चेंज कर सकता है। उस एनवायरनमेंट के अंदर अपने घर का, चाहे वो रेंटल पे जाए, डजंट मैटर, लेकिन वो उस चीज के लिए कमिटमेंट ले सकता है, जिससे क्या होगा, उसको एक गुड फील फैक्टर आ सकता है। ठीक है? यस रवि शर्मा जी, व्हाट यू हैव लर्न्ड? जी सर, जो अभी सर ने बताई कि एक हमें सेविंग जरूर करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, मैं अपना ही बताता हूँ कि जितनी भी इनकम आई, 13,000 आ जाए, 26 आई, वो सारी की सारी खर्चा कर दिया सब, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। यहाँ उन्होंने, दीपक बजाज जी ने बहुत अच्छी चीज बताई है कि सबसे पहले कुछ सेव करो, उसके बाद जो बचे उसका खर्च करो। और दूसरा इन्वेस्टमेंट, मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मैं कुछ पैसे कैसे इन्वेस्ट करूं, बट ये क्लियरिटी आ गई इससे कि दीपक बजाज जी भी इसके लिए हमें इंस्पायर कर रहे हैं कि आपको इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, रियल मायने में यू शुड डू इट, और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ, आपको छोटी सी चीज शेयर करता हूँ, बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगी। मान लो आपको पता है एक चीज की हैबिट डाल सकते हैं, एक चीज की, छोटी सी है लेकिन अगर आपने डाली तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगी। आप इस बात से एग्री करते हो, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाता है? जी बिल्कुल। बूंद बूंद से। अगर आपको मैं कहूं एक सोने की ब्रिक आपके पास हो तो एक बार में नहीं आएगी, और सोना एक बार में नहीं आएगा, राइट? एक छोटा सा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी में की बात करेंगे हम, पैसा आता है तो दो एरिया में इन्वेस्टमेंट होती है, तो गोल्ड होता है, या तो गोल्ड या तो प्रॉपर्टी, अब या तो शेयर्स। लेकिन शेयर्स के मामले में मैं आपको इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अगर बिना नॉलेज के शेयर में एंट्री कर गई तो बंदा डूब भी सकता है।
इसके लिए एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, इसके लिए एजुकेशन चाहिए, ठीक है ना। अगर बिना एजुकेशन के इसमें एंटर करोगे तो पैसा कमाने की जगह जा भी सकता है, ठीक है ना। इसीलिए कुछ ऐसे एरिया जिसमें एजुकेशन इतनी नहीं चाहिए, जैसे है गोल्ड। अगर मैं बात करूं गोल्ड और प्रॉपर्टी जिसके लिए उतनी बड़ी एजुकेशन नहीं चाहिए, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, छोटी छोटी है, विच विल प्ले अ वेरी बिग रोल। मान लीजिए आपने एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में 10-15 हजार रुपए की अर्निंग हुई, एग्जाम्पल 15-20 हजार रुपए की, 25 हजार रुपए की अर्निंग हो गई, राइट। व्हाट कैन यू डू इट? आपको पता है जैसे दिवाली पे सिक्के आते हैं ना सोने के, हैं चांदी के सिक्के आते हैं, यू कैन इवन बाय गोल्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स। छोटा सा है इन्वेस्टमेंट, यू कैन बाय द गोल्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन। 5 ग्राम का गोल्ड आ गया, ठीक है। 5 ग्राम का गोल्ड हमने पहले देते थे, एक सेल करेंगे तो 5 ग्राम का गोल्ड मिलेगा राइट, और हमने बांटे भी है। सो 5 ग्राम का गोल्ड क्या होता है, तकरीबन 20-25 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है। अब मान के चलो अप्रोक्सीमेटली आपकी जोड़ा आपने 5 ग्राम का गोल्ड ले लिया, फिर जोड़ा 5-5-5 करके 5 ग्राम का गोल्ड ले लिया, फिर जोड़ा 5-5-5 करके फिर 5 ग्राम का गोल्ड। मैं आपको बोलूं 5 तोला लेने के लिए वो विचार एक बार में नहीं आएगा ना। आप कहोगे मैं कड़ा बना लेता, और पता है क्या होगा इससे, आप सोचते रह जाओगे यार एक कड़ा, और ये कम से कम बनेगा 1.5 लाख तो 3 लाख रुपए का, 3-4 लाख रुपए का। अब ये बंदा सोचता रहेगा, क्यों? क्योंकि ये कम से कम ना 3 तोले का मान लो एग्जाम्पल, ठीक है ना, और 1.5 से 2 लाख रुपए का बनेगा, लेकिन 5 ग्राम यानी आधा तोला। अब आपने क्या करा, आपने छोटे से स्टेप लिए, छोटे से स्टेप, आपने सिर्फ 5 ग्राम का टारगेट लिया। कितने ग्राम का? 5 ग्राम का। अब इससे क्या होगा, आपके अंदर ना एक माइंड में जब पैसा अपन करोगे ना, मैं 5 ग्राम का गोल्ड लूंगा। कुछ ऐसे होते हैं सुनहार, वो क्या करते हैं, आप कमेटी डाल सकते हो 2000 रुपया, जिसमें क्या होता है आपको 10 महीने के बाद आपको वो दे देते हैं, क्या कहते हैं, आप गोल्ड ले सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं, इन दोनों में से किसी एक चीज को चुन सकते हो। कुछ लोग कमेटी में कंफर्टेबल होते हैं, वो लोग होते हैं जो सैलरी बेस होते हैं, जिनको पता है पर मंथ इतना फिक्स है। लेकिन जिनकी सैलरी बेस नहीं होते, वो लोग क्या करते हैं, नहीं यार मैं क्या करूंगा, जब कभी आपके पास मोटी इनकम आ जाए ना, कभी कभार ऐसा होगा कि एक दिन में भी बेसिकली आपका 25 हजार रुपया आ जाएगा, यस सर नो, एक दिन में भी 25 हजार आ जाएगा, महीना छोड़ो आप, और पहले से अकाउंट में 25-30 है, ऊपर से 25 आ गए, समझ ही नहीं आता बेसिकली क्या करें। कुछ मत करो, जाओ और गोल्ड लेकर आए, और उसे तब तक खर्च मत करो जब तक बेसिकली बिल्कुल इमरजेंसी ना आ जाए, यहां तक गले तक बेसिकली ना आ जाए बात, तब तक मत खर्च करना। मतलब तब तक उस सिचुएशन तक, सारी सिचुएशन है, क्योंकि आपके यहाँ पैसा है ही नहीं, पैसा है ही नहीं। गोल्ड कब इंसान सोल्ड करने जाता है, जब इमरजेंसी है, मतलब उसके बगैर जीवन जा सकता है, यही होता है ना, तभी यही होता है। उससे पहले क्या करेगा, चल कोई बात नहीं, खाना ऐसा ऐसे खा लेंगे, चल। देखो सेविंग करना बहुत टफ होता है, मैं मानता हूं बहुत टफ होता है रियल मायने में, क्योंकि इंसान को ना बचाना और निवेश करना, ये दोनों नहीं सिखाया, आदत नहीं, कमा इसलिए नहीं क्योंकि बेसिकली पेट का सवाल है, राइट, वो मजबूरी है, लेकिन निवेश करना मजबूरी नहीं है, मंजूरी है, राइट और रॉन्ग। हमारे इधर गाँव में ना ये जो आपने कहा ना अभी, इसे कहावत को ऐसे कहते हैं, बचाना और बचाना थोड़ा मुश्किल ही हो जाए। सही कह रहे हैं, बचाना और बचाना वेरी मुश्किल ही होता है ठीक है ना। लेकिन हमारा काम पता है क्या है, हमारा रियल मायने में बेचना काम नहीं है, बचाना ही है, ठीक है ना। तो बेचना नहीं है, बचाना है, और बचाने के बाद फिर बचाना है, बचाने के बाद फिर बचाना है, फिर ये बचाना के बाद इन्वेस्ट करना है। कहाँ करना है? गोल्ड में। कैन यू डू इट? यस, कर सकते हैं कैन यू सर, डू इट? बिल्कुल आपको करना है, यस। आप रियल मायने में आप करेंगे ना, आपको नहीं पता लगेगा, ये एक एडिक्शन है। हेलो, ये एक एडिक्शन है, और जिस दिन ये एडिक्शन लग गया ना, लेडीज को बड़ा लगता है ये एडिक्शन, जेंट्स को कुछ चलता नहीं है, लेकिन लेडीज को अगर एडिक्शन लग गया ना ये रियल मायने में, सच बताऊं, वो जैसी पैसा आते ही ना कुछ नहीं करेगी, वो सुनार की दुकान में मिलेगी सीधा सीधा। अब वो क्या करेगी, 5-5 गोल्ड,
क्या कर सकती है लेडीज, एक और तरीका है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकता हूँ, मान लीजिए उसने एक पतली सी चेन बना ली जो तकरीबन आ जाती है 20-25 हजार रुपए में, पतली सी चेन भी आ जाती है। यू कैन परचेज इट। सिक्के की जगह आप वो ले सकते हो, रह सकते हो। जो बेसिकली लेडीज होती है, आप लेडीज को जो लक्ष्मी है ना घर की लक्ष्मी को बेसिकली आप उसको रियल मायने में लक्ष्मी की तरह ट्रीट करो। देखो घर में जो एक औरत होती है, या माँ के रूप में, या बेटी के रूप में, या बहन के रूप में, या बीवी के रूप में, कोई भी, ठीक है ना, घर की लक्ष्मी तो लक्ष्मी है ना। आप घर में है, जिसकी शादी हो चुकी है, बेसिकली वो अगर रह रहा है तो घर में वो लक्ष्मी उसकी वाइफ है, अपनी मदर को भी इसी तरह से ट्रीट करें, ठीक है। उसके बाद में छोटी छोटी सिचुएशन, छोटी छोटी चीजें लेकर, कभी आपने उनके लिए कुछ बना दिया, कभी आपने कुछ बना दिया। घर नॉर्मल आइटम तो बिल्कुल सस्ती आती है, 10-20 हजार में भी आइटम बन जाती है, यस और नो, बन जाती है, नहीं बन जाती? बिल्कुल तो आप क्या करो, आप क्या करना है, आपने सबने कह रहा हूं, सबने आपने सुनहरे की दुकान में जाना है, और जाने के बाद ये देखना है कि ये आइटम कितने की है। अच्छा, मुझे ये लेना है। आप देखो 20-25,000 में क्या क्या आइटम है, कुछ आइटम्स देखो आप, ठीक है ना। मिसेस के लिए क्या हो सकती है, मदर के लिए क्या हो सकती है, जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है ना। क्या क्या आप देख सोच सकते हो। आपने मान लीजिए चांदी की एक पंजेबी होती है, वो इन्वेस्टमेंट है, सिल्वर है, ठीक है ना। क्योंकि गोल्ड और चांदी, सोना और चांदी, इस पे तो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। शेयर्स में और म्यूचुअल फंड्स में इस पे एजुकेशन चाहिए। उसमें मैं आपको तब तक सलाह नहीं दूंगा जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, उस एरिया में सीखोगे नहीं। तब अगर आप सीख लोगे उस एरिया में, तो मैं कहूंगा हाँ, उस एरिया में भी आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। मैंने बेसिकली एक अपना अच्छा पैसा लगाया था टाटा स्टील्स के शेयर्स पे, ठीक है ना। मल्टीपल कुछ मैंने पैसे इन्वेस्ट करे थे टाटा स्टील्स के, बड़े भी वो, वैसे ऐसी बात नहीं है, राइट। तो बेसिकली ये सारा का सारा खेल। फिर बाद में इट्स ऑल अबाउट, कुछ बुक्स हैं जो मैं बेसिकली अपग्रेड कर रहा हूँ, जैसे ये है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, राइट। ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना। इस बुक को अगर पर्सन पढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट्स की बहुत सारी चीजें डिफरेंट लेवल पे सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है, ये एक गेम है जो इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप छोटे छोटे आप ले सकते हो पहले स्टेप्स। क्या कर सकते हो, लंबा इन्वेस्ट करना हो तो LIC भी ठीक है शायद। एक्चुअली वो फिर बाद में ना LIC के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म पे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन फिर बाद में इन्फ्लेशन भी उस लेवल पे बढ़ जाता है, महंगाई भी उस लेवल पे बढ़ जाती है। जब हमें अमाउंट मिलता है तो इन्फ्लेशन उस लेवल पे चला जाता है। 20 साल के बाद जितना अमाउंट मिलेगा उतनी तेजी से इन्फ्लेशन हो जाता है। तो लोगों को लगता है मेरा पैसा मिला, लेकिन लोगों को ये नहीं लगता उतनी में तो इन्फ्लेशन हो गई, उतनी में तो महंगाई हो गई। तो एक्चुअली क्या है कि वो पर्सन ना एक उस एरिया में एक भ्रम में जीता है फिर बाद में, ठीक है ना। बाकी राकेश जी आज आपको अच्छा रवि जी, आज आपको इस सेशन से जो क्लियर हुआ वो आपने बता दिया। राकेश जी, आज आपको आशीष जी ने जो सेशन डिलीवर किया फाइनेंशियल डिसिप्लिन के ऊपर, व्हाट यू हैव लर्न? बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जब भी हम बात करते हैं इवेंट की। देखिए बहुत सी हम चीजें जो फाइनेंशियल की हमने बात की, लेकिन जब हम टीम की बेहतरी और टीम की डेवलपमेंट की बात आती है, मतलब आज का इवेंट ही ले लीजिए। आज इवेंट है दिल्ली में, राइट। मैं चेन्नई बैठा हूँ, मुझे पता है दिल्ली में, और जो 5A या 4A जो लोग हैं, या 5A 6 लोग हैं जो हैं, वो सारा इवेंट को मैनेज करते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% की बात कर रहा हूँ, वो अपनी जेब से पैसा डालते हैं। जितने 6As हैं वो अपनी जेब से पैसा डालते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर का कंट्रीब्यूशन शायद 0.01% होता है। तो ये जो चीज है, अगर जितने भी, मेरा एक मैसेज है यहाँ पे कि आप ये सोचिए कि 300 रुपया या 400 रुपया अगर आपको लग रहा है कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर को लेके आना है और मुझे स्पेंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए सोचिए नहीं। ये आज आपका ये एक इन्वेस्टमेंट है। एक बुक के अंदर लिखा गया, एंड्रयू रॉबिन्स की किताब है, उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के उन्होंने 3 बकेट बनाए थे। उस 3 बकेट के उन्होंने कहा कि आप अपने 100 रुपए को कैसे डिवाइड करोगे। उन्होंने कहा रेशियो है 6:3:1। 6 का मतलब 60% आपको जो पैसा, आपको जो प्रॉफिट आ रहा है किसी भी सोर्स से, उसको आप अपनी सेफ्टी पे डाल रहे हो। 30% हो गया आपकी ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि
आपका इन्वेस्टमेंट होगा आपके सीखने की जगह पे, और 10% होगा आपकी लग्जरी। जैसे सर ने कहा कि अगर मुझे नेक्स्ट ईयर कोई गाड़ी लेनी है तो मैं फाइनेंशियल प्लानिंग आज करूंगा। अच्छा, मुझे एक सवाल और पूछना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कोई अपने आप को एवरी मंथ अपने आप को कोई सैलरी दे रहा है क्या? मैं तो दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद काम कर रहा हूँ। किसके लिए काम कर रहा हूँ? परिवार को। तो जब भी जो सोर्स ऑफ इनकम मेरी कंपनी से मैं जनरेट करता हूँ, सबसे पहला काम मैं करता हूँ, मैं अपने आप को सैलरी देता हूँ। अपने अकाउंट, प्राइवेट अकाउंट है, एक अलग पर्सनल अकाउंट है, उसमें डेबिट करता हूँ। सीधा कंपनी से पैसा निकाला, जो भी है, 10 जा रहा है, 5 जा रहा है, 20 जा रहा है, जो भी है वो निकाला मैंने। वो निकाल करके अपने आप को सैलरी दिया। क्यों सैलरी दिया? क्योंकि मैं काम अपने लिए भी कर रहा हूँ। और ये जो छोटा अमाउंट है, जब आप मान लीजिए 1000 रुपए से शुरू कीजिए आज, अगर आपने आज 1000 रुपए से ये सोचिए कि मुझे 20,000 सैलरी आ रही है, ठीक है, और जैसे हमने पढ़ा कि 20,000 में से जो खर्च कर दिए, उसके बाद जो पैसे बचे वो हमने बचाए। लेकिन अगर 20,000 सैलरी में आप ये सोचिए कि 18,000 ही सैलरी आ रही है, 2,000 आप निकाल के छोड़ दीजिए, उसको अलग बैंक अकाउंट में इमीडिएटली डेबिट कर दीजिए, आपसे अकाउंट से आप ट्रांसफर कर दीजिए, बोले मेरे को 18,000 ही आया है। अगर इस स्टेट ऑफ माइंड से अगर आप काम करते हो, आप 5 साल पे देखेंगे आपकी करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी 2,000 से। ये मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये जो लास्ट 5 साल से मैं जो काम कर रहा हूँ, मैंने भी कहीं किसी नेटवर्क कंपनी से ये फॉर्मूला सीखा था और इम्प्लीमेंट किया। तो मुझे आज लग रहा है कि हाँ, आज कितनी भी क्राइसिस आ जाए, मार्केट रिसेशन आ जाए, ये पैसा आपको मिलेगा। दूसरी एक चीज, जब भी हम इवेंट में जाएं, जैसे इसमें किताब में लिखा हुआ है, जैसे आपकी टीम को ग्रो की, आपको अपनी टीम की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और टीम की जिम्मेदारी का मतलब है आपको छोटे मोटे खर्चे होंगे जो आपको नजरअंदाज करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है ना कि दिल्ली जैसे शहर में ट्रैवल करना है, तो किसी 1 घंटा ट्रैवल करके किसी 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर्स को साथ लेके जाना है, तो हम फोन करते थे तुम वहां पे पहुंच जाओ, कोशिश करो उनको जाके साथ ले जाओ। क्योंकि जो आदत आप यहाँ आज डालोगे, वही सिस्टम, वही सब कुछ डुप्लीकेट होने वाला है। आज आप उनके ऊपर इन्वेस्ट करोगे, कल वही अपनी टीम के पे इन्वेस्ट करेगा। सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आशीष जी ने बताया, इन्वेस्ट ऑन योर टीम। अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी टीम के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर वो इन्वेस्ट कर रहे हो। यही चीज फाइनेंशियल एजुकेशन देगी उनको, और आइडियाज देगी कि नए नए तरीके से इवेंट को कैसे क्रिएट किया जाए। हो सकता है एक छोटे से होम मीटिंग करके, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन करके एक इवेंट कर दिया जाए। हो सकता है 10 लोगों का, ये 10 लोगों से 100 लोगों का कारवा बनने में देर नहीं लगती। थैंक यू रोहित जी। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा, फिलहाल तो मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पर एक व्यक्ति को जब एक 300 रुपीज टिकट्स के अंदर मान लो वो आता है, लेकिन अपने गेस्ट अनलिमिटेड ला सकता है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ये सोच के देखिए, यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। पहले क्या होता था, गेस्ट के भी दिन होते थे, तो बंदा सोचता था गेस्ट के भी दूं अपने भी दूं, राइट, जबकि उसे देने भी चाहिए। अब पर्सन कभी कभार मन में ये भी विचार आता है, यार लीडर्स पैसा बना रहे तो वो भी तो दे सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो शायद हो सकता है आपको एक क्लैरिटी देगा। होता क्या है, इमेजिन करो आपने आने वाले समय में आपकी टीम बन गई 25-50 लोगों की। इमेजिन करो, बनेगी भी ऑफकोर्स, आप 2A 3A 4A मशीनें तो बेच नहीं रहे, बनेगी। जब आपकी 20-25 लोगों की टीम बनेगी, 25-50 लोगों की, और अगर आपने चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, मान के चले आपने कहा ऑर्गेनाइज करना है अपनी खुद के लिए टीम को, तो आप मुझे बताइए, क्या आप अपनी टीम के 50 बंदों का खाना पीना और उनका चाय कॉफी सब कुछ, क्या आप उसको क्योंकि मीटिंग एक बार तो होनी नहीं है, क्या आप उसे हर हफ्ते या हर महीने, क्या आप उसे अपने लेवल पे कर सकते हैं? सोच के देखो, अपने खर्चों पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि दे इक्वली आर द पार्टनर ऑफ योर्स। वो सभी क्या है, वो सारे के सारे आपके इक्वली पार्टनर है। जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिली वैसे उनको मिली, जैसे आपको मशीन मिली उनके मशीन आपकी हायरार्की में है। तो अब आपको करना क्या होता है, हर इंसान को इक्वली शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है। मान लीजिए कोई खर्चा है हॉल का आया, मान लो एग्जांपल के तौर पे, मान लो अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपये हॉल का खर्चा है, और आपने 25 बंदों का खाना कर लिया, एक बंदा का खाना पड़ा मान लो 400 रुपये, सारे के सारे खर्चे मिला के। तो 400 रुपये के हिसाब से 25 चौक कितना हो गया? 25 चौक 10,000। 10,000। 25 को
25 को 400 से मल्टीप्लाई करा तो 10,000, 10,000 और 15,000 कितने हो गए टोटल? 25,000। 25,000 50 बंदों का घर था, 50,000 को डिवाइड कर दिया उससे, ठीक है, कितना हुआ? 200 या 300, ठीक है। अब उसके अंदर एडिशनल जो हमारे मोमेंटम वगैरह वगैरह लगते हैं वगैरह, किसी को शील्ड ट्रॉफी वगैरह देनी है, मान लो आपने 100 रुपये ऐड कर लिया, 300 रुपया बस। अब अगर आपने 300 रुपये टिकट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने बंदों से चार्ज कर लिया तो आपने अपने इवेंट को सक्सेसफुल बना लिया। दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस। अब आपने अपनी जेब से क्या लगाना है? आपने अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है 300 रुपीज की, बाकी सारे हर व्यक्ति अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो इवेंट हो गया सक्सेसफुल। गॉट इट? इस तरह से किसी भी इवेंट को आप खुद चला सकते हो। मान लीजिए आप तनु जी और अमित जी एग्जाम्पल इतने इस लेवल के एरिया से, ठीक ना, वहां रेशु जी हैं, रेशु जी अपना खुद का इवेंट करना चाहते हैं, तो इवेंट को करेंगे कैसे? बताता हूँ इवेंट को करा कैसे जाता है। माइंडसेट ले लो इवेंट को करने का। मान लो इवेंट के अंदर अप्रोक्सीमेटली उन्होंने खोल लिया वहां पे अपनी खुद का, मान लीजिए भी रेशु है वो 4A बनने वाला, रवि है वो 4A बनने वाला, ठीक है ना। अब आप कहते हो मुझे 4A पे अपना खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, अपना खुद का इवेंट क्रिएट करना है, ठीक है ना। कोई और लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई वांट टू क्रिएट माय ओन इवेंट। यू आर टेकिंग अ ओनरशिप, यू आर टेकिंग अ लीडरशिप, ठीक है ना। आपका बेसिकली पोस्ट लग रहा है, फोटो आपकी लग रही है, आपके नीचे 2A आपके है, 3A आपके है, ठीक है ना। 4A के ऊपर बेसिकली भले ही 5A और 6A की और फोटो लग गई, 6 से 2 के आ गए, ठीक है ना, बाद में आपको बैकएंड सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। लेकिन वो इवेंट आपका ऑर्गेनाइज किया हुआ, उस सिचुएशन में आपने क्या देखा? ठीक है, आपने देखा सारा देखा कितने पर्सन है, इतने पर्सन की मूवमेंट हो सकती है, उस हिसाब से आपने क्या करा? आपने अपना पूरा का पूरा, अगर खाने पीने का रखना है बीच में सारा का सारा कि यार 1 लंच भी रखूंगा मैं, 1 डे का इवेंट रखना है तो, अदरवाइज आपने सिर्फ हाइट ही रखनी है तो हाइट ही रखनी है तो उस हिसाब से कर लिया आपने, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं हाइट ही रखना चाहता हूँ, खाने का नहीं रखना चाहता। खाने का कहाँ रखा जाता है? जहाँ ट्रेनिंग होती है, ध्यान से सुनो, जहाँ ट्रेनिंग होती है खाने का सिर्फ वही होता है, क्योंकि जो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको बेसिकली सुबह से शाम तक आप रोक सकते हो, गेस्ट को नहीं रोक सकते सुबह से शाम तक, ठीक है ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर रम जाता है लेकिन गेस्ट नहीं। अगर आप गेस्ट का करोगे तो आपने सिर्फ हाइट ही का ही करना है, दैट्स इट, थोड़ा बहुत स्नैक्स रख दिया, दैट्स इट, इसके अलावा नहीं। तो आप सारे खर्चे निकालोगे तो आप क्या देखोगे? 200 रुपए की अगर आपने टिकट मान ली, 30 बंदे हैं या 40 बंदे आए तो 4 दूनी 8, 8-10 हजार रुपये आपके पास आए। ऊपर जो पर्सन ऊपर है आपके, अपनी खुद की कोर टीम बनाई, उसके अंदर बेसिकली इन्वॉल्व कर दिया। 4A हो तो बेसिकली अपने 2 से 3 और कोर टीम बना लिया, उसके साथ में आपने कहा कि ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू मैनेज इट। अपने लीडर्स का जो आप लेंगे ना, आप उनके लीडर्स से फाइनेंशियल बेनिफिट्स ना लेते हुए आप उनके मेंटल बेनिफिट्स लो। इससे पता है क्या होगा? यू आर अ ट्रू लीडर। आज तक की डेट तक मैंने जितने भी अगुवन ऊपर बैठे हैं, मैंने बेसिकली कभी भी ये नहीं कहा पाल जी आप आओ पे करो, नो सर, आप आओ अपने चरण यहाँ पर रख दो बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। तो बेसिकली आपके आने भर से बेसिकली वो हो गया काम, काफी जितना काम होना था वो आपका समय बहुत, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स, चीजें बहुत छोटी है बट इम्पैक्ट बहुत बड़ा क्रिएट करेंगी आपकी लाइफ में। बहुत सारे बंदे 4A के बाद 5A बन जाते हैं, दे आर नॉट टेकिंग द इनिशिएटिव्स, बट व्हाट दे नीड टू डू इट, उन्हें बेसिकली खुद के इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशिएट लेना चाहिए। ये वक्त आ जाता है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं कहना चाहूंगा, हेड्स ऑफ करना चाहूंगा विनय महेश्वरी जी ने, जब वो 3A बने थे, 3A बनने के बाद जब उनकी 11 सेल थी, टोटल कितनी? सिर्फ 11 सेल। मुझे उन्होंने एक बात बोली थी, रोहित यार यहाँ पर ना काफी सारी प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन हो रही है लेकिन डील क्लोज नहीं हो रही है, यार तू एक काम कर, तू आ जाओ डील क्लोज कर दे। मनीत और मैं लगे हुए हैं लेकिन मुझे बेसिकली तेरी नीड है। मैंने कहा मैं भी नहीं करूंगा। कह रहे तू नहीं करेगा फिर कौन करेगा? मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, सिस्टम करेगा। कहता क्या मतलब? मैंने कहा सुन ध्यान से। उसे मैंने एक बात बोली, मैंने कहा तेरी टीम में कोई 2A है? कहते हाँ। मैंने कहा कौन? कह रहा कुलदीप जी। मैंने कहा उनकी तूने स्टैंडी बनानी है। कह रहा ठीक है। मैंने कहा तूने अपनी खुद की स्टैंडी बनानी है। कह रहे ठीक है। मैंने कहा तूने एक हॉल देखना है जिसमें एटलीस्ट कम से कम, हॉल देख छोटा सा 30-35 लोगों का। अब तूने क्या करना है, जितने तेरे लोग हैं, जितने
जितनों को तूने प्रेजेंटेशन दे चुका है, जिनका तू क्लोज करवाना चाहता है, सारे के सारे व्यक्ति क्लोज हो जाए, ऑर्डर क्लोज हो जाए, उनको तूने वहां इन्वाइट करना है। जिनको तू प्रेजेंटेशंस, जो तेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं 11, वो तेरे वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए। उसके अलावा उनकी फैमिलीज भी होनी चाहिए ताकि क्राउड दिखे, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी पर्सन अपनी फैमिली का एक बंदा लेके जरूर आएगा वहां पे मिनिमम। उसके अलावा वहां पर क्या होगा, सब पर्सन अपने कम से कम प्रोस्पेक्ट लेकर आएंगे। कह रहे ठीक है। मैंने कहा उसके बाद 3A के बाद तेरे 4A कौन है, अनिल महेश्वरी जी, वो बेसिकली वो उन्हें बोल दूंगा, मैंने कहा उन्हें बोल दूंगा अपनी खुद की स्टैंडी बना दो, ठीक है ना। उसके बाद फिर बाद में 5A अदिति है, 6 से मनीतपुरी है, 6 से 2 मैं हो गया। मैंने कहा हम दिल्ली से आएंगे तुझे बैकएंड सपोर्ट देने के लिए। कह रहे ठीक है। वहां पर तूने प्रेजेंटेशन करनी है। कह रहा मैं दूंगा। मैंने कहा हाँ, तू बेसिकली मुजफ्फरनगर का किंग है, ठीक है ना, एवरीवन दे शुड नो इट। 3A लेवल पे बेसिकली अगर तूने डिलीवर किया तो तेरी टीम में 3A लेवल पे डिलीवर करना शुरू कर देगी, इस बात की श्योरिटी है। कह रहे ठीक है। तो उसने प्रोडक्ट के बारे में बात करी, बिजनेस के बारे में किसने करा, अनिल महेश्वरी जी ने। मनीत को बोला, मैंने कहा पूरे ऑरे को बांध के रख तू। उसने पूरे ऑरे को बांध के रखा, होस्टिंग करी, ठीक है ना। एंड मोमेंट पे आके मैंने क्लोजिंग कर डाला, जो 10-15 मिनट बात करनी थी। और जानते हैं उससे हुआ क्या, इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ। वो जो थे कुलदीप जी, जिनकी सिर्फ 3 सेल थी, और कैन यू इमेजिन इट, नेक्स्ट इवेंट तक उनकी 26 सेल हो चुकी थी। दैट इज द पावर ऑफ दिस इवेंट। जो शुभम सिर्फ 1A था, 1 सेल थी, वो भी शुभम, ये रेशु, उसकी बेसिकली 20 सेल हो चुकी थी, वो खुद ही 4A बन गया था जब दूसरा इवेंट आया। ये पावर है बेसिकली इवेंट्स की। लोग ये समझ नहीं पाते। लोग बेसिकली उन्हें ये नहीं पता कि एक लेवल को जंप करना आसान है, लेकिन बेसिकली टिक 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 गेम खेल रहे होते हैं। 3A से सीधा बेसिकली उसने 4A जंप नहीं किया, अपनी टीम से 2 4A क्रिएट कर दिए। अभी रेशु तीसरा 4A क्रिएट हो रहा है। ये पावर है राइट टाइम में राइट डिसीजन की, राइट चीज। लेकिन सवाल यह है कि मैं अगर उसे बोलता, अबे तू चल यार, ये सब बातें छोड़, मैं चलूंगा अपने दिमाग से चलूंगा, तूने आना है तो आ, वरना बेसिकली ये खर्चा दिमाग खराब मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा अगर तू फॉलो करेगा तो मैं तेरी मदद कर सकता हूं। तो मैं एक बार बताना चाहूंगा, विनय महेश्वरी यहाँ पर उसकी पीठ बोल रही है, रियली में हेड्स ऑफ टू हिम। मेरे मुंह से कुछ निकला, उसने एग्जैक्ट फॉलो किया। अगर मान लो मैं बोलता और वो फॉलो नहीं करता, तो आप मुझे बताइए, आज बेसिकली रेशो भी 4A बनने वाला है। क्या वो सारी चीजें, शुभम 4A बन गए, कुलदीप जी 4A बन गए, और वो खुद 5A बनने वाला है। क्या ये सारी चीजें हो पाती? सोचे देखिए, हो पाती? होती 100%, बट समय लग जाता। Am I right or wrong? समय लगता नहीं लगता? एक्चुअली लोगों को बेसिकली क्यों 3A से 4A बनने में इतना समय लग जाता है? क्यों 4A से 5A बनने में बेसिकली घोड़े इतने क्यों 5A से 6A में इतना समय लगता है? क्योंकि जब राइट टाइम में राइट इवेंट की जब नीड है, 3A पे बेसिकली अगर उन्होंने इवेंट कर ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, तो उन्हें चैलेंज नहीं आएगा। अपनी टीम की 3A लेवल पे जितने भी टीम को प्रेजेंटेशन दिखा दी है, जितने बंदे के 5A हैं उनकी टीम में 3A होंगे, लेकिन 3A बनते ही उनका इवेंट क्रिएट कर दिया होता, तो बेसिकली 3A से वो 4A जाता, जो 4A उनकी टीम में 5A जाता, और जो 5A वाला वो 6 से चला जाता। लेकिन एक्चुअली क्या है कि अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे पर्सन कुछ समझदार हो चुके हैं, मैच्योर हैं, तो मैं कहता हूँ चलो कोई बात, व्हाटएवर यू वांट टू डू इट, करो फिर अपने लेवल पे, राइट ना। लेकिन ये चीजें जरूरी है। और अब जैसे आशीष की 7 सेल हो गई है, ठीक है आशीष? 10 सर। आप अगर 3A बनोगे, ठीक है ना, मैं 3A हूं सर। 3A बनते ही क्या, अगर आपने रोहतक के अंदर 3A बनते ही, अब आपने जो गलतियां हुई है यहाँ पे, जो जिसने किया इंप्लीमेंट, अब उसकी बात कर रहा हूँ। आपके अपलाइन है मिस्टर विनय महेश्वरी जी, विनय महेश्वरी जी ने किया, और उस रेशो बेसिकली एक तरफ में है, आप उसके दूसरी तरफ में हो, तो विनय का तो 6 से 2 हो गया समझ लो। डन है सर। विनय का तो बेसिकली वो आराम से भाई हो गया काम मेरा। विनय महेश्वरी। राकेश जी आपको एक 6 से 2 मिल गया है, अभी दूसरी तरफ विनय जी इनके बारे में सोच लीजिएगा। सर मेरी टीम में तो इस साल 4 6 तो मेरे को ऐसे नजर आ रहे हैं, 4 6 तो वो
और 6 से 2, 4 6 का मतलब 6 से 2 डैश आया देख लो, ठीक है ना। तो देख लो कितने सारे 6 से राकेश जी वहां बैठे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। तो आशीष जी आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ व्हाट यू नीड टू डू इट। जैसे भी आप 3A बनते हो, ठीक है, जो ओरा मुजफ्फरनगर का है वो ओरा रोहतक का होना बहुत जरूरी है। और रोहतक के ओरे के लिए आपको करना क्या है, आप एक काम करेंगे, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने जिनको प्रेजेंटेशंस दिखाया है उनको भी आप यहाँ पर लेकर आ सकते हो। मान लो एक व्यक्ति है जिसने कहा मुझे बिजनेस करना है, उसके लिए बेसिकली यू डोंट नीड टू वरी, आपने इनिशिएट कर लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, यू कैन बेसिकली इन्वॉल्व। जिसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं, गेस्ट बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री है ना, वैसे अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने, अपने पर्सन को लेकर आ सकते हो। इससे क्या होगा, मान लो आप जितने भी पर्सन बैठे हैं यहाँ पर, कितने बंदे हैं, 20। सोच के देखो 20 के 20 बंदे अगर अपने 2 बंदे को भी जो फॉलोअप है आपके करवाना चाहते हो, जो बेसिकली बिजनेस करना चाहते हैं, जो एच पे अटके हुए हैं लेकिन सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उन्हें 18262-3 का रोड मैप दिख गया, लेकर आ जाओ ना, यहाँ पे ट्रेंड हो जाएंगे वो। ये कार्तिक ओबराय जो है ना, ये अभी कुछ नहीं, मतलब ये सीखना चाहते हैं। हमने ये आज ही नए बंदे लाए मीटिंग में। क्या क्या? कार्तिक ओबराय जो है, ये कौन? कार्तिक ओबराय बोल रही है ओबराय। देखिए कार्तिक ओबराय, देखो ये एटलीस्ट ये भी ज्वाइन नहीं है। तनु जी ने देखो, शी इज वेरी 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 स्मार्ट, राइट ना। इन्होंने क्या देखा कि बेसिकली ये मीटिंग है, इस मीटिंग के अंदर जो मैं बोल रहा हूँ देखो फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि जो कार्तिक ओबराय जी प्रेजेंटेशन ले चुके हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इन्होंने इसमें इन्वॉल्व कर दिया ना। इन्होंने इन्वॉल्व किया एक, अभी 20% है, 20 के 20 बंदे अगर एक एक को इन्वॉल्व करेंगे तो 40 नहीं हो जाएंगे यहाँ पे, 2 को करेंगे तो 60 नहीं हो जाएंगे यहाँ। यस और नो? तो अल्टीमेटली आपके जितने फॉलोअप्स हैं अटके हुए हैं, उन फॉलोअप्स को कन्वर्ट कर सकते हो। उनकी बात कर रहा हूँ जो बेसिकली सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो पता है क्या है, वो माहौल देखते हैं, वो ये नहीं देखते। उनके मन में विचार आता है, यार ज्वाइन तो कर लिया, ज्वाइन करने के बाद व्हाट नेक्स्ट, मुझे सिखाएगा कौन, मुझे तो काम आता ही नहीं है, मुझे ट्रेन कौन करेगा। आपने उसको माहौल दे दिया, और हर बीज को माहौल देकर उस बीज को अंकुरित किया जा सकता है। Am I right or wrong? जहां पर परिवार में 5 बच्चे ऑलरेडी होते हैं ना, तो छठा बच्चा आता है ना उस परिवार के अंदर, तो पल जाता है अपने आप ही, उसे पालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस परिवार के अंदर जितने मर्जी बच्चे वो डाल दो, वो सारे के सारे पल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे पल जाएंगे। 5 डालो 50 डालो, सारे परिवार बच्चे पल जाएंगे। तो अपने बच्चे पालते रहो इसके अंदर। अब जैसे मान लो अब इन सभी पे से तनु जी ने एक बच्चा कार्तिक ओबराय को डाल दिया, ठीक है ना, अब वो बेसिकली इन सभी के थ्रू सीख रहा है। अब क्या पता बेसिकली समझने के बाद में ये अगला 6 से निकलकर आपके सामने उभर कर जाए। अब जैसे इवेंट है तनु जी, अब जब आज का इवेंट है, ठीक है ना, तो इस इवेंट के अंदर कार्तिक जी को लेकर आओ। सर थोड़ी इमरजेंसी आ रही, घर में मम्मी की तबीयत खराब है, नहीं तो आने वाला था। पर इससे अलग हमारे 4 बंदे ऑलरेडी आ रहे हैं, हम 6 बंदे आ रहे हैं बातनोर से। ये मैडम जी मुजफ्फरनगर से 6 बंदों के साथ में आ रही है इवेंट, ठीक है ना। कितने? मुजफ्फरनगर से तो ज्यादा आएंगे, बातनोर से आ रहे 6 बंदे। ओए होए क्या बात है, मेरठ से 6 पर्सन आ रहे हैं, मेरठ एरिया से आ रहे हैं। क्या बात है। चलो सारे के सारे पूछते हैं। प्रीति जी आपके यहाँ से कितने आ रहे हैं? अभी तो 2 का था, मैं 2 है 2। रवि शर्मा जी आपके यहाँ से? मेरे सर 4। वेरी गुड। आशीष जी? सर 4 गेस्ट और मेरा डिस्ट्रीब्यूटर रोहतक से जो है ललित, वो आ रहा है 5 कंफर्म जो है। वेरी गुड। रेशु वर्मा मुजफ्फरनगर की शान, किंग। टोटल 11 है सर हमारे, शामली मुजफ्फरनगर मिला के 11 और 12 है। 11 से 12 लोग, ठीक है। अपनी पूरी टीम लेकर आ रहे हैं अभिषेक सिंह और योगेश त्रिपाठी। अभिषेक जी, योगेश त्रिपाठी, हाँ जी रोहित जी, हमारी पूरी मेरी टीम रहेगी वहां पर। अराउंड कुछ मेरे पर्सनल 2 गेस्ट हैं और टीम में
कुछ मिला के 11-12 लोग मिलेंगे वहाँ पर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभिषेक सिंह, वेद प्रकाश जी, कितने परसेंट सर? 4। क्या बात है, क्या बात है। राजीव शर्मा जी, 1, बहुत बढ़िया। मोहम्मद महराज जी, सर रेशु सर के साथ ही हैं। ये रेशु के साथ में ग्रेट, होंगे, मोहम्मद मेराज रेशु के साथ में। अंजू अरोड़ा जी, अंजू अरोड़ा जी, वेरी डायनामिक पर्सनालिटी। 2 लोग, 2% के साथ। आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, अंजू अरोड़ा हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी है, अपना खुद का बुटीक रन कर रही है, और आज इन सबको आप सुनेंगे, आपका दिल गार्डन गार्डन होने वाला है। शी इज अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। और इनके साथ में हेल्थ के कुछ इश्यूज भी रहे थे बीच में, लेकिन राइट नाउ क्योंकि कुछ सर्वाइकल इश्यूज वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तो इवन दो बट स्टिल अपना बुटीक भी रन करती है इंडिपेंडेंट लेवल पे, और साथ में पार्ट टाइम बेसिस पे ये भी बिल्ड कर रही है। बहुत ही लिमिटेड टाइम देती है, लेकिन फिर भी रियली हैट्स ऑफ है। 4A बन चुकी है, 5A के बनने के प्रोसेस में है, ठीक है ना। ग्रेट। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी सर 2 है, 2 गेस्ट हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। राकेश जी हमारे चेन्नई से बैठे हैं। राकेश जी की अगर कोई दृष्टि अगर कोई मिल जाए तो मोस्ट वेलकम। वैसे तो राकेश जी की टीम से देखो, रेशु जी, विनय महेश्वरी जी, आशीष जी, ये सारी की सारी राकेश जी की टीम है। विनय शर्मा, जब आप बात करते हैं ना कि दूसरे शहर में बिल्ड करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, तो मैं चेन्नई से दिल्ली आता था इवेंट अटेंड करने के लिए। वहाँ बेसिकली इवेंट तो मैं कम अटेंड करता था, वहाँ पे नए लोगों को ढूंढता था कि मैं इवेंट में उनको कैसे लेके जाऊँ, और मुझे विनय शर्मा जी मिल गए नेहरू प्लेस में। और आज वो देखिए, ही इज गोइंग टू बी 2-3 दिन में ही इज गोइंग टू बी 2A, एंड इन दिस मंथ इटसेल्फ ही इज गोइंग टू बी 3A आल्सो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं। देखो एक यहाँ से एक चीज समझ में आती है, करने वाला कारण ढूंढता है और ना करने वाला बहाने ढूंढता है। एक्चुअली अगर बंदा बेसिकली चेन्नई में बैठे हैं, ये चाहते तो क्या सोच सकते थे, यार ये कैसे होगा, होगा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो वहां पर बैठा हूँ, मेरे तो बेस वहां पर है, दिल्ली में कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि दिल्ली में इसलिए हो सकता है क्योंकि दिल्ली में पहले से सिस्टम बना हुआ है, दिल्ली में मल्टीपल लीडर्स है, तो इनका नजरिया देखो कैसा रहा, ऐसा रहा। तो इसलिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज हम सबको मिल रहे हैं विद, मजा आ जाएगा, सब धमाल करेंगे मिलकर, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वी विल रीच ऑन टाइम। सभी टाइम पर पहुंचेगा, 3 बजे का टाइम है, टाइम पर पहुंचेगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, टाइमली सब पहुंचेंगे तो टाइमली हम स्टार्ट भी कर देंगे, ठीक है ना। इट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, मजा आने वाला है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।